श्वेता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज कर ली हैं, जिसमें से पहली एफआईआर नाबालिग महिला पहलवान के आरोपों के आधार पर पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत दर्ज की गई है। वहीं दूसरी एफआईआर महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज की गई। गौरतलब है कि पहलवानों ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी, जिसके चलते देश भर के शीर्ष पहलवान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि जब तक बृजभूषण सिंह को जेल नहीं होती उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब पुलिस सभी पीड़ितों के बयान दर्ज करेगी और इसके बाद बयान से जुड़े सबूत जुटाने की कोशिश करेगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है। इस बीच पहलवानों को कई विपक्षी पार्टियों का साथ भी मिलता दिख रहा है। खबर है कि अब इस प्रदर्शन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे। वे आज शनिवार को जंतर मंतर पर जाकर पहलवानों की मांग का समर्थन करेंगे। वहीं इससे पहले दिल्ली सरकार के 2 मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज पहले ही पहलवानों से मुलाकात कर चुके हैं। इस मुलाकात के बाद आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पहलवानों को दिल्ली सरकार का पूरा सहयोग है और पार्टी पहलवानों के साथ खड़ी है। आतिशी ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और कहा कि दिल्ली सरकार उनकी सभी जरूरतें पूरा करेगी। आम आदमी पार्टी ने पहलवानों को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है। सूडान में चल रहे गृह युद्ध के बीच भारतीयों को ऑपरेशन कावेरी के तहत रेस्क्यू किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना अब तक 1360 नागरिकों को देश वापस ला चुकी है। वहीं भारतीय वायुसेना ने शुक्रवार को सूडान के सैयदना आर्मी एयरपोर्ट के रनवे पर बिना लाइट के हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उतारा और वायुसेना की टीम ने इस दौरान एक गर्भवती महिला सहित 121 भारतीय नागरिकों को रेस्क्यू किया है। बता दें कि सैयदना सूडान की राजधानी खार्तूम से 22 किलोमीटर दूर उत्तर में एक आर्मी एयरपोर्ट है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रनवे पर नेविगेशन के लिए कोई मदद नहीं थी, कोई लाइट नहीं थी, यहाँ तक कि फ्यूल का भी कोई इंतजाम नहीं था। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वायुसेना के पायलटों ने नाइट विजन गॉगल्स का इस्तेमाल कर इसे पूरा किया। शनिवार रात 8 बजे जस्टिस एएस बोपन्ना और हेमा कोहली की बेंच विशेष सुनवाई के लिए बैठी और कलकत्ता हाई कोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय के एक आदेश पर रोक लगा दी। दरअसल जस्टिस गंगोपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को आदेश दिया था कि वह रात 12 बजे तक कोर्ट में रखे गए उनके इंटरव्यू का आधिकारिक अनुवाद उपलब्ध कराएं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि वे अपने चैम्बर में रात 12:15 बजे तक बैठकर इंतजार करेंगे। गौरतलब है कि एबीपी आनंदा को जस्टिस गंगोपाध्याय ने एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी याचिकाओं को लेकर राज्य सरकार के भ्रष्टाचार पर कई बातें कही थी। इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला उनके पास से हटाने का आदेश दिया। इस आदेश के बाद जस्टिस गंगोपाध्याय ने भी आदेश जारी कर दिया कि उनके इंटरव्यू का वह अनुवाद उन्हें दिया जाए जो सुप्रीम कोर्ट में रखा गया है। वहीं अब उनके इसी आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं। इस बीच खबर है कि कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई चुनावी मैदान से चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। दरअसल कांग्रेस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ निर्वाचन आयोग पहुंची है। कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान सांप्रदायिक और उकसाने वाले बयान देने का आरोप लगाते हुए निर्वाचन आयोग में शिकायत की है। इसके साथ ही पार्टी ने दोनों नेताओं के चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाने का आग्रह किया है। मामले पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमने चुनाव आयोग के समक्ष 2-3 विषय उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के इन दोनों नेताओं ने 3-4 बार ऐसे बयान दिए हैं जो उकसाने वाले, सांप्रदायिक, आपसी वैमनस्य और नफरत फैलाते हैं और यह चुनाव आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि हमने मांग की है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई व्यक्ति कितने भी बड़े पद पर हो, कानून सबके लिए बराबर है। हमने आग्रह किया कि ऐसे नेताओं को चुनाव प्रचार से रोक देना चाहिए। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी भी शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंची है। बीजेपी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ आयोग गई है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल इलेक्शन कमीशन पहुंचा। इस दौरान बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना जहरीले सांप से किए जाने के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और कर्नाटक में उनके चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाने की मांग की। इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों से मुलाकात के बाद संबोधित करते हुए भूपेंद्र यादव ने कहा
कि ऐसा नहीं है कि जुबान फिसलने की वजह से खड़गे की यह टिप्पणी सामने आई है, बल्कि यह कांग्रेस की नफरत की राजनीति का हिस्सा है। यादव ने कहा कि कांग्रेस का मोदी पर व्यक्तिगत हमले करने का इतिहास रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस समाज में सामाजिक सौहार्द खराब करने और चुनाव में लोगों को उकसाने का प्रयास कर रही है। बीजेपी ने आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत खड़गे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है, जो मानहानि से संबंधित है। पार्टी ने धारा 504 के तहत भी खड़गे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यह धारा जानबूझकर अपमान करने और उकसाने के अपराध से संबंधित है। कर्नाटक में बेलगावी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार लक्ष्मी हेब्बलकर ने शुक्रवार को कहा कि महिलाओं को तेजी से राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ना आसान नहीं होता है। वह चाहती हैं कि निकट भविष्य में राज्य में कोई महिला मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बने। बता दें कि कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होने हैं और हेब्बलकर लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने के इरादे से चुनावी मैदान में उतरी हैं। वहीं उनके सामने बीजेपी नेता रमेश जरकीहोली मैदान में हैं। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड की साजिश के आरोप में फरार माफिया अतीक के भाई और पूर्व विधायक अशरफ के साले सद्दाम पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन पीसी मीना ने शुक्रवार को इस इनाम की घोषणा की। बता दें कि इससे पहले आईजी रेंज ने 17 अप्रैल को सद्दाम पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। वहीं एडीजी के निर्देश पर पुलिस सद्दाम की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। आईपीएल 2023 का 38वां मुकाबला कल शुक्रवार को पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया। इस मैच में पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था और लखनऊ की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब को 258 रनों का टारगेट दिया, जिसे पंजाब किंग्स की टीम हासिल नहीं कर पाई और मुकाबला 56 रनों से हार गई। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।